9th का केमिस्ट्री में तुम लोग को पहला चैप्टर में ठोस और द्रव के बारे में जितनी उपलब्ध जानकारी सिलेबस में है उससे कुछ प्लस ही दे दिए हैं, यानी कुछ ज़्यादा ही। अब ठोस द्रव लास्ट टॉपिक है गैस। गैस के सामान्य गुणों का वर्णन करें, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। गैस के सामान्य गुण क्या होते हैं तो देखो कितना पॉइंट है, आकृति एवं आयतन से लेकर के ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट को समझ लेना है। साइंस मैथ में कहीं कुछ रटने वाली बात नहीं होती है। तो ये सब गैस का जनरल प्रॉपर्टीज है, सामान्य गुण है। पहला पॉइंट आकृति एवं आयतन। आकृति किसको कहते हैं इसकी जानकारी दे दिए हैं, बोलो तो आकृति किसको कहेंगे। आयतन तो सब जान रहे हो, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 3 डायमेंशन है। आकृति बतलाया है ना, जैसे हम लोगों का चेहरा, मनुष्य का चेहरा जो है उस शेर से मिलता है, नहीं मिलता है। तो देखने में जैसा लगता है कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड देखने में अलग अलग ढंग का लगता है निजी। जैसे उदाहरण के तौर पर मार्कर, इसकी आकृति कैसा है तो बेलनाकार है, बेलन जैसा है ना, सिलेंडर जैसा। इस बोर्ड की आकृति कैसी है तो देखो आयत जैसा है, आयताकार है। तो हर एक कुछ की अपनी आकृति होती है। अभी हम उदाहरण दिए, शेर का चेहरा देखो और हम लोग मनुष्य हैं, दर्पण में देखो या एक दूसरे को देखो तो देखने में शेर के चेहरा से बिल्ली का चेहरा मिलता जुलता है थोड़ा, है ना। तो एक दूसरे का चेहरा नहीं मिलता है। अब जैसे जानवर का चेहरा मनुष्य से नहीं मिलता है तो कहेंगे जानवर के चेहरे की आकृति, यानी देखने में कैसा लगता है, इसको आकृति कहते हैं। तो चेहरे की आकृति अलग अलग प्राणियों की अलग अलग होती है। इसको क्या कहोगे, ग्लास है, पानी पीने वाला इस टाइप का भी होता है। मेंसुरेशन में इसको छिन्नक बोलते हैं, इस टाइप की आकृति को, है ना। ये आकृति वृत्ताकार है, वृत्त जैसा देखने में लगता है। इस टाइप का कोई खेत है, जगह है, जमीन, तो कहेंगे इसकी आकृति कैसा है तो त्रिभुजाकार है, त्रिभुज जैसे देखने में लगता है। तो देखने में कैसा लगता है, जैसा लगता है उसी को हम लोग आकृति कहते हैं। तो पहला टॉपिक है आकृति एवं आयतन। तो गैस में गैस के कणों के बीच अंतर आणविक दूरी, यानी 2 कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि गैस के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे कमजोर होता है। ठोस एवं द्रव की तुलना में सबसे कमजोर होता है। एक कण यहाँ है, दूसरा एक कण मान लो यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। तो कणों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है गैस में ठोस एवं द्रव की तुलना में। तो कणों के बीच दूरी इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि गैस के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कमजोर होता है, जिसके कारण गैस को जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन की आकृति ग्रहण कर लेती है। जैसे द्रव में भी यही होता है, पानी को तू गिलास में रखोगे तो गिलास की आकृति धारण कर लेगा। मान लो जिस टाइप के बर्तन में रखोगे उसी टाइप की आकृति को ग्रहण कर लेता है। तो सेम कहानी गैस में भी है। अगर गैस को, जैसे भोजन बनाने वाला सिलेंडर देखो ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, तो इसमें गैस भरा हुआ है। गैस चूंकि सिलेंडर में है तो इसकी आकृति भी सिलेंडर के जैसा हो जाएगा। इसी गैस को हम लोग ट्रांसफ़र कर दे, इससे निकाल करके मान लो इसमें ट्रांसफ़र कर दे, ई वाला पोर्शन को हटा दो यहाँ से, तो ई वाला कैसा है, गोलाकार है। तो इसका अर्थ है इसको इसमें रखेंगे तो चूंकि बर्तन ही गोलाकार है इसीलिए गैस की आकृति पूरे में फैल जाएगा, जितना स्थान है सबके बीच फैल जाएगा, तो इसकी आकृति गोलाकार हो जाएगी, भीतर में गैस जो रहेगा
मेला जब बचपन में देखने के लिए जाता होगा या अभी भी वैसे कहीं लगे तो देखना बैलून बेचता है, हाइड्रोजन गैस उसमें भरा रहता है, बच्चा सब खरीदता है। तो बैलून भी अनेक प्रकार का होता है, इस टाइप का भी होता है, देखना इस टाइप का भी होता है, अनेक टाइप का उसमें गैस भरा हुआ रहता है। निष्कर्ष ये है, गैसों की आकृति निश्चित नहीं होती है, आयतन भी निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित नहीं होता है और आकृति भी निश्चित नहीं होती है। जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन की आकृति गैस धारण कर लेगा। कारण क्या है? तो गैस के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कमजोर होता है, जिसके कारण गैस के कण एक दूसरे से स्वतंत्र अवस्था में होकर के, मुक्त अवस्था में आकर के स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए जिस बर्तन में रखोगे ना, उसी बर्तन में स्वतंत्र रूप से ये घूमने लगता है और बर्तन में उपलब्ध जितना आयतन रहता है पूरे आयतन में फैल जाता है। यहाँ पर हाँ, द्रव का आयतन फिक्स रहता है, गैस का नहीं फिक्स रहता है। इसको अगर प्रयोग करोगे तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक रूम को बंद कर दो, भीतर में धुआं कर दो, रूम छोटा है, उसी मतलब जितना इस रूम का आयतन है, रूम में जगह उपलब्ध है, देखना संपूर्ण रूम में धुआं फैल गया, धुआं गैस है ना। इसके बाद इस रूम में जितना धुआं है, खिड़की खोल दो तो बाहर जो निकलेगा तो पूरा वायुमंडल में फैलता चला जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आयतन भी उसका घटता है, बढ़ता है, फिक्स नहीं रहता है। हम लोग साइकिल में जो हवा देते हैं तो लोग एक चीज ध्यान देना, हवा भी तो गैसों का मिश्रण है। देखो ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब जिसमें हवा दिया जाता है, मान लो ये हवा देने वाला है, तो इसमें जो हवा दोगे तो मान लो हवा का आयतन मान लेते हैं, इसमें लीटर आयतन के लिए प्रयोग किया जाता है ना, मान लो इसमें 10 लीटर तू गैस भर दो, इसके बाद चलने लायक हो गया। 10 लीटर के बदला अगर तू 9 लीटर भरोगे तो पर भी चलने लायक हो गया। मतलब इसका आयतन जो है घटाया बढ़ाया जा सकता है। गैस को जहां रखोगे ना संपूर्ण आयतन में फैल जाता है। ये सब प्रैक्टिकली महसूस किया है। जैसे बड़ा सिलेंडर में से भोजन बनाने के लिए देखो बड़ा वाला सिलेंडर रहता है जी, इसमें से हम लोग एक तो छोटा सिलेंडर आता है 400-500 में आता है, तो इसमें तू मान लो इसकी क्षमता है 5 किलोग्राम गैस इसमें आ सकता है। ये खाली हो गया, गैस भराना है, तो अगर 5 किलोग्राम है तो पूरे भीतर में जितना जगह है, आयतन है, सब जगह मतलब फैला हुआ है गैस के कण। कि ऐसी बात नहीं ना, 5 लीटर है तो यहाँ तक गैस है, ऊपर खाली जगह में नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। इसके बाद 5 किलोग्राम, अब फिर क्या करो, तो इसको निकाल दो, कुछ गैस निकाल दो, इसमें बच गया 2 किलोग्राम, तो ये 2 किलोग्राम भी पूरे आयतन में फैला रहेगा, इसके कणों के बीच की दूरी अधिक होगी। बोलो ऐसा होता है? तो 2 किलोग्राम भराओगे तो ये पूरे में फैल जाता है। इसका अर्थ है नहीं, आयतन भी फिक्स नहीं है। इसमें 2 किलोग्राम दिए तो पर भी 5 किलोग्राम क्षमता है इसकी, 5 kg, तो इसमें भी आ जाएगा, पूरा फैल गया। 2 किलोग्राम दिए तो पर भी फैल गया। गैस तो इतना ही है। तो निष्कर्ष क्या हुआ? गैस की आकृति एवं आयतन फिक्स नहीं रहता है, यानी आकृति बदलता है बर्तन के अनुसार। जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन की आकृति गैस धारण कर लेगी, और किसी भी बर्तन में रखोगे, बर्तन का आयतन कम हो या ज़्यादा, अब फिक्स है जो हमको 1 किलोग्राम ही गैस रखना है, तो छोटा बर्तन में रखोगे आयतन कम है तो पर भी पूरे आयतन में फैल जाएगा। अब बड़ा है आयतन ज़्यादा है तो पर भी पूरे आयतन में फैल जाएगा। निष्कर्ष हुआ गैसों की आकृति एवं आयतन निर्धारित नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है। कारण में क्या लिखोगे? कारण में लिखेंगे चूंकि गैसों के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल ठोस और द्रव की तुलना में सबसे कमजोर होता है, जिसके कारण एक दूसरे कणों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है,
और गैस के कण स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए मुक्त रहता है ना। इसीलिए जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के संपूर्ण आयतन में फैल जाता है। तो ये पॉइंट समझ गया, इसको हम लिख देते हैं। तो पहला पॉइंट का वर्णन हम लिख दिए हैं, जो समझाए हैं, तो इसको तू लोग उतार लो। डेंसिटी पर आओ। घनत्व किसको कहते हैं? इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा। ठोस और द्रव की तुलना में गैसों का घनत्व कम होता है। तो कैसे मानोगे कम होता है? तो समान आयतन वाला 3 ठो बर्तन ले लो जो गोलाकार है, तीनों का आयतन समान है। अब तीनों में जो है, जैसे ये मान लो ठोस है, ये पूरा पूरी ठोस है, इसका आयतन हम लोग मान लेते हैं 40 घन cm। सबका आयतन है इतना ही, समझ गया? इसमें द्रव है, इसमें गैस है। अब ये ध्यान में लाओ, ठोस, द्रव एवं गैस में तीनों देखो आयतन समान है, तीनों का 40 घन cm, 40 घन cm, 40 घन cm। ये पूरा पूरी ठोस है। इस बर्तन में इतना ही आयतन है, द्रव है और इसमें गैस है। तो अब ये बरेन लगाओ, किसके कणों के बीच की दूरी सबसे कम होगी? ठोस। इससे ज्यादा दूरी का आयतन है, आयतन द्रव में। हाँ, आयतन समान है, मतलब आयतन है तो सबका 40। हाँ, 40 घन सेंटीमीटर आयतन है। घन सेंटीमीटर तो आयतन का ही न ऐसा मात्रक होगा, तो घन cm लिया है CGS में। इसका भी तीनों का समान है, तीनों में अलग अलग। ये पूरा पूरी ठोस हो गया, ये द्रव है इस आयतन में, इसका आयतन पूरा पूरी, ये ठोस का भी आयतन होगा समान आयतन। द्रव का है तो ये बर्तन है, इसमें मान लो पानी रखा हुआ है, इसमें कोई गैस रखा हुआ है। तो ब्रेन में ये लाओ, जो किसके कणों के बीच की दूरी, तो इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को घनत्व कहते हैं। तो 40 घन सेंटीमीटर नहीं मान करके इकाई आयतन ही मानो। इकाई आयतन का मतलब 1 घन सेंटीमीटर। तीनों का आयतन 1 घन सेंटीमीटर है, आयतन समान हो गया। इसमें कणों के बीच की दूरी सबसे कम है। इसका मतलब इसमें मान लो 1000 कण है, इसमें कणों के बीच की दूरी द्रव में ठोस के तुलना में अधिक रहता है, तो इसमें 1000 कण नहीं ना आएगा, तो इस 1000 से कम आएगा। तो मान लो 800 कण है इसमें। और गैस, इस बर्तन में गैस के कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक होती है तो एक ठो यहाँ रहेगा, तो एक ठो यहाँ रहेगा, इसमें थोड़ा सटा हुआ रहेगा, इसमें साफे सटा हुआ रहेगा। तो इसमें सबसे कम कण होगा 800 से भी कम होगा, तो मान लो 600 कण है। इसमें है 600 गैस के कण, समान आयतन है। इसमें द्रव का 800 कण है, इसमें 1000 कण है। इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा 600 कण का द्रव्यमान 800 कण से कम होगा। देखो तो सबसे कम कण इसमें है, तो इसका द्रव्यमान सबसे कम होगा। तो इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा, तो चलो अब हम लोग मान ले इसमें 600 ग्राम है, इसमें 800 ग्राम है, इसमें 1000 ग्राम है। तो इकाई आयतन 1 घन सेंटीमीटर में सबसे अधिक ठोस का द्रव्यमान है। इसका मतलब ठोस, द्रव, गैस में सबसे कम घनत्व किसका होगा? गैस का होगा। तो निष्कर्ष, ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस का घनत्व सबसे कम होता है। कारण, गैस के कणों के बीच अंतर आणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि गैस के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल ठोस एवं द्रव की तुलना में सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए इसके कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। इसीलिए गैस के इकाई आयतन का जितना द्रव्यमान होगा ठोस एवं द्रव की तुलना में सबसे कम होगा। इसीलिए गैस का घनत्व ठोस एवं द्रव से कम होता है, यानी सबसे कम होता है। कारण समझ गया? इसमें एक के लाइन लिखाएगा वही बात, ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस का घनत्व सबसे कम होता है।
इस पॉइंट को समझ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर। सामान्य वायुमंडलीय दाब का अर्थ हुआ जो जनरली रहता है, वायुमंडल का दाब प्रेशर बढ़ता घटता रहता है। तो नॉर्मल सामान्य वायुमंडलीय दाब पर रूम का जो टेम्परेचर होता है ना, उससे कम होता है गैसों का द्रवनांक एवं क्वथनांक। दोनों याद है ना? क्वथनांक उस तापक्रम को कहते हैं जिस ताप पर कोई भी द्रव खौलता है, और द्रवनांक हाँ नहीं, द्रव मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट मतलब गलना है ना, तो गलना, बर्फ किस तापक्रम पर गलता है तो बर्फ का ताप, ये मेल्टिंग पॉइंट द्रवनांक कहलाएगा। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गैस का रूम का जो टेम्परेचर होता है उससे कम होता है द्रवनांक और क्वथनांक। आगे वाला चैप्टर में बतलाएंगे। जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इसके बाद धूलकण है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से आगे क्या हुआ? 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री होगा नहीं से, पीछे आओगे तो -1 डिग्री सेल्सियस, फिर पीछे आओगे तो -2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके तो बतलाएंगे आगे वाला चैप्टर में। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में है इसको अलग करना चाहोगे, वायु से कोई भी गैस अलग करना चाहोगे, तुम लोग को आगे वाला चैप्टर में बतलाएंगे। जैसे वायु में नाइट्रोजन गैस 78% है, 78% है ना, 21% ऑक्सीजन है, 78 21 99, 1% में बाकी सब कुछ है, कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, कुछ और अन्य गैसें। तो इस वायु से जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ये गैस सब कैसे अलग किया जाता है तो पता चलेगा। -76 डिग्री या संभवतः -78 डिग्री पर, यानी माइनस में तापक्रम जाएगा तो कम होने लगेगा, उतना पर उस तापक्रम पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ठोस रूप ले लेता है, यानी गैस भी ठोस रूप ले लेता है। 146 डिग्री सेल्सियस माइनस में, माइनस मतलब वायु का तापमान अगर -146 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाए, 46 डिग्री सेल्सियस, 146, हाँ 146 की 96 देख लेंगे, उतना पर ऑक्सीजन गैस द्रव का रूप धारण कर लेता है। तो गैस का द्रवनांक और क्वथनांक जो है ना, ठोस और द्रव की तुलना में कम होता है, समझ गया। और तुम लोग को इसमें इस पार्ट में इतना ही रहने दो, ये बाकी वाला 2 पार्ट में समझा देंगे। गैस का द्रवनांक और क्वथनांक ठोस एवं द्रव की तुलना में निम्न होता है, यानी कम होता है। उल्टा होता है, अपोजिट, यानी कि निम्न का मतलब कम होता है। वो तो टेम्परेचर माइनस पे ले जाएंगे ना तो वायु का अलग गैस, जो गैसों का मिश्रण है अलग अलग निकलने लगता है। अगले वाला चैप्टर में ये टॉपिक जो है ना डिटेल से समझाएंगे, तो रहने दो अगले पार्ट में। अब